अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और इस देश की विचारधारा ही पूंजीवादी विचारधारा भी है, इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा भी है, इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है, और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अभी हम आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा था। यह सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष हैं। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं।
कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? वो क्या नाम है आपकी, इधर लखनऊ का ही है? नहीं, उधर जो आप गिनवा रहे थे मंत्री थे, नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, वो तो हिंदू हैं। एक मुस्लिम मंत्री थे ना बीजेपी के, मुख्तार अब्बास। देखिए बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा है। क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का? क्या हुआ है अपने ही विरोधियों का? आप इस बात को समझिए। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो। डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, और छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना मेरे यहाँ एक खेल होता है, बचपन में लोग खेलते हैं, कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना। 4 कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है, तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, तो कहता है वो कोना। कोना कोना कौन कोना, तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, यह सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, तो दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वह नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वह नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। यह बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दल से ऊपर विचार को और मूल्य को समझा है। हमको एक अभी साथी ने कहा कि छोड़ना मत यार। हम बोले साहब वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं। स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं। इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक ये हमको बताता और ये समझाता है कि ये देर जरूर हो रही है, विलंब जरूर हो रहा है, हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल जरूर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको बता दूं, सच में मैं जो है आलोक जी की बात से यहां सहमत हूं कि भले वो हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन आज भी हर मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है और हर हिंदू सांप्रदायिक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो गया होता तो ये गोष्ठी ना लखनऊ में नहीं हो रहा होता, तिहाड़ जेल में हो रहा होता। और जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, मैं ये बात भी यहां जोड़ दूं, जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं वो भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम जो बाहर के लोग हैं ना, अपना तू मैं छोड़ करके एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब हम एक साथ मिलने की बात करते हैं तो कुछ बात बिल्कुल सीधी है। देखिए,
प्रधानमंत्री तो कोई एक ही आदमी बनेगा ना, मुख्यमंत्री भी कोई एक आदमी बनेगा, एमपी 545 बनेगा, और हर राज्य की अपनी असेंबली का फिक्स सीट है। तो सब सीट पे तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही है ना। अगर आपको लगता है कि राजनीति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए करनी है सिर्फ, तब तो कोई वैकेंसी नहीं है, खाली ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहां मुख्यमंत्री नहीं है? जहां मुख्यमंत्री अगर नहीं होता है तो पहले भाजपा जो है वो ईवीएम नहीं तो एटीएम, कोई ना कोई जुगाड़ करके, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री ही खरीद के ले आता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है तब तो बम कीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे हैं? बढ़िया जो है खाइए, बढ़िया मिठाई, बढ़िया कबाब, घूमिए जो है भूल भुलैया इमामबाड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि बिल्किस बानो को इस देश में न्याय नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला? वो इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, उस दिन हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अगर आपका सर शर्म से नीचे झुकता है, अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि आपके ही उम्र का बच्चा, आपके बच्चे की जितनी उम्र है उसी उम्र के बच्चे सच बोलने की गुनाह में जेलों में बंद हैं, 2-2 साल 3-3 साल से जेल में हैं। अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि किसी इंसान को उसकी पहचान के चलते सरे बाजार पीटा जाता है, अगर आपको तकलीफ होती है तो यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यह लड़ाई, मैं फिर से कहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा, यह लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। यह लड़ाई अपने उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने की है कि देख भाई, यह भारत है। भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के ऐतिहासिक तथ्यों तक अगर हम बात करें तो हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसका ही बेटा भक्त प्रहलाद खड़ा हो गया था। तैमूर लंक अपने घोड़े पे खड़ा था, तलवार लेकर के लूट रहा था, उसके सामने एक बच्चा बलकरन चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। इस देश के इतिहास में हमने देखा है, श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो? ईमानदारी से पूछिए, अगर आप इस खुमारी में रहना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। और हम उस पार्टी में एक विचार को लेकर के गए हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई। शोएब साहब चले गए रिहाई मंच वाले, उन्होंने कहा कि तब आप सीपीआई में थे। हम बोले हम उस दौर को समझ रहे हैं जिस दौर को पीसी जोशी समझा करते थे, और पूरी की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके काम करती थी और इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करती थी। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है, कौन इस देश की संस्कृति, न्याय और इसके मूल्य को लेकर के खड़ा हो सकता है।
कौन इस देश की बहुदलीय व्यवस्था को सुरक्षित रख सकता है? मैं कहता हूं कि अगर नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते? ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला, इस दावे को मैं नहीं मानता हूं कि वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, और कमाल का है, मानना पड़ेगा आपको, परसेप्शन का इस खेल में बीजेपी का कोई जोर नहीं है। परसेप्शन ऐसा कि मेरा नाम कन्हैया है, बताइए, मेरा नाम ही कन्हैया है, और मेरे घर में 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। मेरे ननिहाल में आजादी के आंदोलन में भाग लेने के चलते फ्रीडम फाइटर का पेंशन आता है। मैं वैसे परिवार से आता हूं कि अगर ददिहाल में पांव रखूं तो सीपीआई और ननिहाल में पांव रखूं तो कांग्रेस। मेरे जैसे व्यक्ति पे अगर ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, तो आप सोच सकते हैं कि किसी मुसलमान को आतंकवादी साबित करना इनके लिए कितने बाएं हाथ का खेल है। आप इस बात को सोचिए कि देश के अंदर जिस तरीके से आधी सूचना आपके सामने परोसी जाती है, सच को उस किस्ती से निकाल करके बाहर लाना, किनारे पे खड़ा करना और उस आजादी को सुरक्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। और यह राजनीतिक वैमनस्यता से नहीं होगा, मन को मलिन करके। अब देखिए ना, एक जो है, एक मतलब विपक्षी दल का ही एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है इसीलिए उनको तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। बताइए, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो राजनीति में दे चुके हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस पर कोई बात रख सकूं, मेरी औकात नहीं है, और मेरे बड़े व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। लेकिन जब लड़ने का वक्त है, जब भिड़ने का वक्त है, जब भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का वक्त है, तब कोई अगर नाव छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब उसका पतवार किसी और के हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस के बैनर तले नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस का झंडा लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देश के तिरंगे की शान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के संविधान के आधार पर मुकम्मल हिंदुस्तान का जो सपना है, उस सपने को पूरा किया जाए। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं, एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। है संभव? बचाने से कुछ बचता है? हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक जो है रस्म हुआ करता था, अभिनंदन पत्र से बारातियों का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन पत्र बचा क्या? बचा क्या? खड़ाऊ बचा क्या? पहने का कोई खड़ाऊ? वस्त्र बचे क्या? संस्कृति एक गतिशील चीज है, राजनीतिक भी एक गतिशील चीज होता है, देश भी अपने आप में एक गतिशील चीज है। बचाने से नहीं बचता है, बनाने से जरूर बनता है, यह बात तय कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये सेव वेब वाले कैंपेन में नहीं जाता हूं। क्या सेव करना? टाइगर है क्या? सेव द टाइगर, सेव द लायन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री। अरे हु आर यू? हु आर यू? कहते हैं साहिब लुधियानवी साहब लिख करके गए हैं कि हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। कोई अगर बिस्मिल बनने के लिए तैयार है तो किसी को अशफाकुल्लाह खान भी बनना पड़ेगा। कोई अगर भगत सिंह बनने के लिए तैयार है तो किसी को चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा। कोई अगर जेल में बंद है तो किसी को सड़क पे निकल करके भी लोगों के हकूक की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक राजनीतिक परिवर्तन का सवाल है, राजनीतिक परिवर्तन
महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रश्न यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे प्रधानमंत्री का फैन होना चाहिए। पता है क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पिताजी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, तो मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरे घर की कुल आमदनी 3,000 रुपए है, तो मुझे तो नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा हूं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए तो नहीं खड़ा हूं कि उनके जो है घर में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मैं उस व्यक्ति के नहीं, उस विचार के साथ खड़ा हूं। और विचार क्या है? विचार यह है कि आज देश के भीतर जो लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और यह एकजुटता मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, यह एकजुटता इस आधार पे बन सकती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी ना सारी बातों पे सहमति नहीं होती है। मैंने आपको कहा कि आपका बच्चा ही आपकी सारी बात को नहीं मानता है। हम तो फिर भी राजनीतिक दल हैं, सारी बात पे सहमति नहीं हो सकती है। एक बात पे सहमति हो सकती है, अगर हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाने का अगर प्रयास करें तो। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बनती है? कोई भी मानेगा। भाजपा को छोड़ करके किसी दल से पूछ लीजिए और बताइए ईडी का चॉकलेट कैसा लगा, सीबीआई का इंजेक्शन बढ़िया लगा कि नहीं लगा? हमारे यहां जब ईडी आया तो आप बोले कांग्रेस चोर है। आप बताइए क्या हालचाल है? सीबीआई बढ़िया लग रहा है? बोलिए। राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है ना, और राजनीतिक संस्कृति पे बात कीजिए। आज इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं भाजपाई, जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। कोई भी भाजपाई भी अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं। मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है। क्या काबिलियत है उसकी? क्या क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उस पर अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा